साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 के बारे में और इस उपलक्ष्य में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 के पुराने प्रश्न पत्रों के बारे में। आज हम हल करेंगे 7 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी की पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज के क्रम में ये हमारा जो है आज का 5वां वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे 5 मार्च और 6 मार्च के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इससे आपको एक तो एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा और साथ ही आपको पेडागोजी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं ये भी समझ में आएगा और आपके पेडागोजी के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आपके लिए जो है वर्ग 3 में अच्छी स्कोर करा सकता है और आपको क्वालिफाई भी करा सकता है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियां हैं। अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते हैं, इसके उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखते समय गलतियां करते हैं, इसको ठीक करने का सबसे सही तरीका क्या है? बच्चों को डांट करके उनकी त्रुटियां बताना, तो ऐसा नहीं है, डांटना तो हमको है ही नहीं है। त्रुटि वाले शब्दों पर केवल लाल घेरा लगाना, तो ऐसा भी नहीं करना है। बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उन्हें उनके बीच के अंतर को पहचानना, या फिर अंक काटना, तो ये भी गलत है। सही उत्तर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच को अंतर को पहचानना सीख जाएं, तो ये है सबसे अच्छा तरीका यदि कोई बच्चा गलती करता है, त्रुटि करता है। बढ़ते हम साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन मतलब भाषा को ग्रहण करना या सीखना शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज और स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है कि भाषा अर्जन जो होता है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है जब शिक्षक हो तभी भाषा सीखे या भाषा की कक्षा में ही भाषा सीखे, या प्रयासपूर्ण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहज और स्वाभाविक होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जन्म से ही भाषाई क्षमता लेकर के पैदा होता है और वह अपने परिवेश से सीखता है। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा, किसी भाषा की कक्षा में नहीं गए, कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पढ़ा, इसके बाद भी वह सही शब्दावली का प्रयोग करते हुए व्याकरण सम्मत भाषा भी बोल लेते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है सहज और स्वाभाविक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? जो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो है शिक्षण विधि क्या है हमको बताना है। व्यतिरेक विधि, अनुगमन विधि, निगमन विधि या अलंकृत विधि? प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है आपका व्यतिरेक विधि। जो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है वह है व्यतिरेक विधि। ये व्यतिरेक विधि क्या है इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों की बात करेंगे, तो आपको वहां पर इसके बारे में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद निम्न में से किस विधि में किया जाता है? जो कौन सी विधि में जो है व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद निम्न में से किस विधि में किया जाता है? द्वितीय भाषा के व्याकरण का। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह कहलाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। हम आपको हिंदी के शिक्षण की या जो है भाषा के शिक्षण की प्रमुख विधियों पर जब हम चर्चा करेंगे तो एक एक विधि के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद के लिए निम्न में से जो है व्याकरण अनुवाद विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है या सबसे सटीक विधि है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डाल्टन शिक्षण पद्धति क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट उत्तर है वह है आपका माध्यमिक स्तर के लिए। जो डाल्टन शिक्षण पद्धति है यह माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा खालिस्तान प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 6 का राइट उत्तर है खेल खेल में। साहचर्य विधि मतलब साथ साथ, तो खेल खेल में जो है आपको साहचर्य विधि के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि। अब हम बच्चों को होमवर्क क्यों देते हैं इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है, गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, छात्रों को व्यस्त रखना शिक्षक के व्यक्तिगत कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसे ऑप्शन को तुम्हें तुरंत ही हटा देना है। गृह कार्य से छात्र दूसरे दिन विद्यालय नहीं आ सकेंगे, इसको भी हटा देना है। गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास ना हो सकेगा, ए भी गलत है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कि गृह कार्य देने से बच्चों में स्वाध्याय सेल्फ स्टडी की जो है हैबिट डेवलप होती है और बच्चा धीरे धीरे खुद अपने आप से पढ़ना स्टार्ट करता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। जो हमारी टीचिंग एड्स हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका क्या लाभ है। शब्दों के अर्थ निकालने में, शब्दों के उच्चारण करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, ना तो शब्दों के अर्थ निकालने में ना ही शब्दों के उच्चारण करने में। तो जो टीचिंग एड्स हैं उनके माध्यम से हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एक तो शब्दों के जो है अर्थ भी निकाल सकते हैं और उनका उच्चारण भी निकाल सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। शब्दों के अर्थ निकालने में और उनके उच्चारण करने में जो है टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री हमें लाभप्रद होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब हम भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो भाषा सीखने के लिए हमको समृद्ध भाषिक वातावरण की आवश्यकता है और यदि हमारे पास समृद्ध भाषा का वातावरण है तो पाठ्य पुस्तक इसी में शामिल हो जाएगी, व्याकरण के नियम भी इसमें शामिल हो जाएंगे और प्रश्न उत्तर भी इसी में शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भाषा सीखने के लिए हमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है भाषिक समृद्ध वातावरण, परिवेश, जिससे बच्चा रेगुलर सीखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा का व्याकरण। भाषा अर्जन में सबसे जो महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक तो है ही, भाषा के शिक्षक की भी ज़रूरत है, भाषा के व्याकरण की भी ज़रूरत है, लेकिन इन सबसे भी ऊपर उठ के यदि सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जो भाषा के अलग अलग तरीके के रूप हैं उनका उपयोग करना ही भाषा अर्जन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को शिक्षार्थी बोलते हैं। पढ़ने की संस्कृति का उनके अंदर विकास हो उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है?
अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बच्चे के अंदर निरस्ता आ जाएगी। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, इस पर विचार करेंगे। अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना। पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी है कि पठन सामग्री में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। इससे बच्चे के जो है शिक्षार्थी की पढ़ने की संस्कृति का विकास होगा। पुस्तकों के साथ साथ यदि और भी जो पठन सामग्री हो सकती है, जैसे कि सामाजिक की क्लास पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ मैप हो, गणित की क्लास पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ गणित के टूल्स हों, हिंदी की क्लास पढ़ा रहे हैं आप तो हिंदी से संबंधित टीचिंग एड्स हो, किसी लेखक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसकी फ़ोटो तस्वीर हो। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो बच्चे की पढ़ने में जो है उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी पढ़ने की संस्कृति का विकास होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है? हमको बताना है कि अधिकरण का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। सत्ताधीश, यहाँ पे स्वप्न भंग लिखा है, एक गंगाजल लिखा है और ये वाहनारूढ़ लिखा है। सत्ताधीश मतलब सत्ता का राजा, इसका सही विच्छेद क्या होगा? सत्ता का धीश मतलब सत्ता का राजा। यह लिखा है स्वप्न भंग मतलब जिसका स्वप्न टूटा हो या जिसका स्वप्न भंग हुआ हो। यहाँ पे लिखा है गंगाजल, तो गंगा का जल गंगाजल। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, सही शब्द क्या बनेगा इसका? वाहन पर आरूढ़। वाहनारूढ़ का मतलब होगा वाहन पर आरूढ़। आरूढ़ मतलब होता है बैठना या सवार करना या चढ़ा हुआ, वाहन पर चढ़ा हुआ। तो अधिकरण जो कारक है हमने देखा है, अधिकरण कारक का यदि आपने बचपन से पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए, अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो यहाँ पर अधिकरण के जो विभक्ति चिन्ह है वह एक तो मैं है और एक पर है। तो हम वाहन के ऊपर बैठे हैं इसलिए यहाँ पर सत्ता वाहन पर आरूढ़ होगा और इसी के लिए जो है इसी वजह से इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। किसी शब्द में जो अधिकरण कारक का जो प्रयोग हुआ है इनमें से तो वह हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, वाहनारूढ़ में। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। जो प्राथमिक स्तर की क्लासें हैं, पहली से 5वीं, पहली से 8वीं, इनमें जो है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का जो सही उद्देश्य क्या है या सही शिक्षण की प्रणाली क्या है, किस वजह से हम कैसे पढ़ाएं, कौन से तरीक़ों से पढ़ाएं। तो सबसे अच्छी प्रणाली जो मानी गई है प्राथमिक स्तर पर, बच्चों को गाना बहुत पसंद होते हैं और कविताओं को गा गा करके यदि हम पढ़ाएं, गीत के माध्यम से पढ़ाएं तो बड़ी आसानी से बच्चे सुनते भी हैं और याद भी हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों में जो कविताएं होती हैं वह गीत टाइप की कविताएं होती हैं और बच्चे उनको गा गा के याद कर लेते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में राइम्स बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली गीत है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, क्योंकि जो है इस पेपर में, इस शिफ्ट में मात्र 13 प्रश्न ही आपके पेडागोजी से संबंधित पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही पूरे वीडियो की जो है एक जो है हर शिफ्ट का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।